कहानी शुरू होती है। एक आदमी एक सुनसान रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आता है, लेकिन वेटर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। आदमी आगे बढ़कर देखने जाता है और अचानक वेटर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। वह किचन में जाता है, जहां चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। तभी उसके पीछे एक भयानक परछाई खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है, परछाई गायब हो जाती है। आदमी थोड़ा राहत की सांस लेता है। ठीक उसी पल वह झटके से नींद से जाग जाता है, लेकिन उसके हाथ पर किसी अजीब चीज से कट लगा होता है। वह फिर से सो जाता है और उसी पल वह कातिल फिर से उसके सामने आ जाता है। कुछ समझ पाता इससे पहले वह मेज पर पड़ी छोटी चाकू उठाकर उसकी गर्दन में घोंप देता है। उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड एजन रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड को तड़पते हुए देखती है। बाद में जब वह उसके अंतिम संस्कार में पहुंचती है, उसे वहां अपना बचपन वाला रूप दिखाई देता है, जिसके शरीर पर ताजा खरोंचें भी हैं, पर आसपास किसी को यह सब दिखाई नहीं देता। अंजन हैरान रह जाती है। तभी एक सूखी बदसूरत हाथ उसकी टखने को पकड़ लेता है और अगले ही पल वह नींद से चौंक कर जाग उठती है। सब कुछ गायब था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखते हुए उसे पता चलता है कि एक तस्वीर में वह खुद बचपन में मौजूद है, जबकि उसका कहना है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से हाई स्कूल में मिली थी। तो फिर यह तस्वीर कब ली गई? सच जानने के लिए अजन अपनी माँ से बचपन के बारे में पूछती है, पर माँ बार बार बात टाल देती है, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। रात में अजन चुपके से पुराने स्टोर रूम में जाती है। वहां उसे वही फटा हुआ कपड़ा मिलता है जैसा तस्वीर में उसने पहना हुआ था। तभी ऊपर की लाइट जोर जोर से झिलमिलाने लगती है और उसके पीछे अचानक वही दैत्याकार राक्षस दिखाई देता है। अजन चीखते हुए जाग जाती है, पर सपने की हर बात उसे बिल्कुल असली लगती है। अब उसे एहसास होता है कि जैसे ही वह सोती है, राक्षस उसके सपने में आ जाता है। डर के मारे वह पूरी रात जाग कर निकाल देती है। अगले दिन स्कूल में उसकी हालत खराब रहती है। उसका पुराना दोस्त अचंग उसकी बेचैनी पहचान लेता है, पर अजन उसकी मदद लेने से मना कर देती है। क्लास में पढ़ते पढ़ते अजन को किताब पर खून दिखाई देता है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। उसे समझ आता है कि वह फिर से सपने में फंस चुकी है। वह खुद को जगाने की कोशिश करती है। तभी राक्षस फिर आ जाता है और इस बार वह अजन का नाम लेकर बुलाता है। अजन डरी हुई जाग जाती है, पर जागते ही देखती है कि उसके बालों का एक बड़ा गुच्छा झड़ चुका है। यह देखकर अच्यांग भी डर जाता है। रात को अच्यांग अजन के घर पहुंचता है। अजन उसे सब सच बताती है। दोनों सोने जाते हैं, तभी अचानक कुत्ते के तेज भौंकने की आवाज आती है। अजन बाहर देखने जाती है और पाती है कि उनके घर का कुत्ता किसी ने बेहद क्रूरता से मार डाला है। घबराकर वह भागकर कमरे में वापस आ जाती है। अचानक कमरे की पूरी दुनिया बदल जाती है। देखते ही देखते वह जगह उसके बचपन वाले नर्सरी स्कूल में बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात, अजन वहां अपने ही बचपन वाले रूप से आमने सामने खड़ा था। वह छोटा बच्चा एक भयानक राक्षस के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, मानो यह सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। अजन जोर से चीखते हुए नींद से जाग जाता है। वह खुद को संभालने के लिए चेहरा धोता है, लेकिन जैसे ही वापस बिस्तर पर लेटता है, राक्षस अचानक उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। अजन का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। उसकी हरकत से बगल में सो रहा अकरियांग भी जाग जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अजन के शरीर पर एक साथ 3 गहरी खरोंचें उभर आती हैं और वह वहीं बिस्तर पर तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद पुलिस को शक होता है कि यह सब अकियांग ने किया है। उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अकियांग जानता है कि यह सब उस सपनों वाले दानव का काम है। इसीलिए वह खुद को 3 दिन 3 रातों तक जागकर जिंदा रखने की कोशिश करता है। 3 दिन बाद कोई अनजान व्यक्ति उसकी जमानत करा देता है। वह जैसे ही जेल के बाहर कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। पीछे की सड़क गायब होकर कंक्रीट की दीवार में बदल जाती है और चारों तरफ का माहौल एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री जैसा हो जाता है। अकदियांग डरते डरते पीछे मुड़ता है और वही दानव फिर से उसके पीछे खड़ा होता है। अकदियांग जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ ही देर में वह एक बंद गली में फंस जाता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दानव उसके पीछे आकर एक ही वार में उसका सीना चीर देता है। उसी क्षण वास्तविक दुनिया में भी अकदियांग की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद अजन और अकदियांग की मौत की खबर उनके 2 और दोस्तों शाओ मेई और शाओशुआई तक पहुंचती है। दोनों को लगता है कि यह मामला सिर्फ सामान्य मौत नहीं है,
इसीलिए वे खुद जांच करने का फैसला करते हैं। उसी रात शाओमेई को जैसे ही नींद आती है, वह खुद को उसी पुराने नर्सरी स्कूल में देखती है जहां वही भयानक दानव उसके सामने खड़ा रहता है। जैसे ही वह जागती है, वह तुरंत सारी बात शाओशुआई को बता देती है। दोनों को शक होता है कि इस दानव का संबंध उसी स्कूल से है जहां ये चारों बचपन में पढ़ते थे। शाओमेई घर जाकर पुराने सामान खोजती है तो उसे एक फोटो मिलती है जिसमें चारों दोस्त नर्सरी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तभी उसकी मां अंदर आती है और फोटो देखकर सच्चाई बताती है। करीब 20 साल पहले उस नर्सरी में फ्रेडी नाम का एक माली काम करता था। वह बच्चों से बेहद प्यार करता था और हमेशा उनके साथ खेलता रहता था। लेकिन एक दिन कुछ बच्चों के शरीर पर चोट के निशान मिले और सभी ने फ्रेडी को ही दोषी मान लिया। गुस्से में आकर सभी माता पिता ने मिलकर उसी रात उसे नर्सरी के तहखाने में जिंदा जला दिया। मरने के बाद फ्रेडी एक भूत बनकर सपनों की दुनिया में लौट आया और उसने उन सभी बच्चों को मारना शुरू कर दिया जो कभी उस स्कूल में पढ़ते थे। शाओमेई को इंटरनेट पर दूसरों बच्चों के मरने से पहले भेजे गए SOS मैसेज भी मिलते हैं। इससे दोनों को यकीन हो जाता है कि असली सच नर्सरी में छिपा है। इसीलिए वे तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में शाओशुआई दवाई लेने दुकान में जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, फ्रेडी अचानक कार के बाहर आकर शाओमेई को खींचकर बाहर फेंक देता है। शाओमेई डरकर जाग जाता है। जागते रहने के लिए वह अपने हाथ पर खुद ही एक गहरा जला हुआ निशान बना लेता है। फिर वह भी दवाई की दुकान में पहुंचता है जहां उसे कोई नहीं मिलता और लाइटें लगातार टिमटिमाने लगती हैं। अचानक वास्तविकता और सपना आपस में मिल जाते हैं और फ्रेडी सामने से धीरे धीरे चलता हुआ आता है। घबराकर शाओमेई पीछे हटता है और गिर पड़ता है। दानव उस पर हमला करता है और उसका बायां हाथ तोड़ देता है, लेकिन इसी दौरान शाओशुआई वहां आकर उसे बचा लेता है और लड़ाई में शाओमेई गलती से फ्रेडी का एक पैर उखाड़ देता है। दोनों उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर शाओमेई को नींद की दवा लगाने पर अड़ जाता है। शाओमेई किसी तरह भाग निकलता है और शाओशुआई मेडिकल रूम से कुछ एड्रेनालिन इंजेक्शन चुपके से ले आता है। आखिरकार दोनों अपने बचपन वाले नर्सरी स्कूल में पहुंचते हैं, जो अब एक पूरी तरह तबाह और डरावना खंडहर बन चुका है। पूरा नर्सरी स्कूल एक अजीब सी दहशत से भरा हुआ था। दोनों दोस्त हर कमरे को खंगालते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें मिल जाता है फ्रेडी का असली कमरा। अंदर कदम रखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमरे में चारों तरफ तेज धार वाले हथियार, खून से सने औजार और बच्चों की डरावनी तस्वीरों का ढेर पड़ा था। उन्हें अब समझ आ चुका था, उनके माता पिता ने कोई गलती नहीं की थी। फ्रेडी सचमुच एक दरिंदे, एक पागल हत्यारे से कम नहीं था और मरने के बाद भी वह उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। सच्चाई सामने आने के बाद दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं। तभी शाओमेई को याद आता है, वह पहले फ्रेडी के कपड़े फाड़ चुका था। मतलब वह शायद फ्रेडी को सपनों से बाहर वास्तविक दुनिया में खींच सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन शाओमेई जैसे ही सोने के लिए लेटता है, शाओशुआई उससे पहले ही सपनों की दुनिया में गिर जाता है। अगले ही पल वह खुद को एक पुरानी फैक्ट्री में पाता है और अचानक फ्रेडी पीछे से उसके बाल पकड़कर उसका सिर लोहे की मोटी पाइप पर जोर से पटक देता है। एक ही वार में शाओशुआई बेसुध जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद शाओमेई भी सपनों में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह डरता नहीं। वह सीधे फ्रेडी को धक्का देकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। शाओमेई अपने ही घर में खड़ी होती है और फ्रेडी ऊपर की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रहा होता है। डरकर शाओमेई एक अलमारी के अंदर छिप जाती है, लेकिन अगले ही पल फ्रेडी दरवाजा तोड़ देता है। शाओमेई वहां से जान बचाकर भागती है और ऊपर की तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक पूरा सपना बदल जाता है और वह सीधे अपने ही बेडरूम में गिर पड़ती है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है, एक दैत्य सी ताकत उसे बिस्तर पर जकड़ लेती है। फ्रेडी उसके पास आता ही जा रहा था। उसकी उंगलियों पर लगे लोहे के नुकीले पंजे चमक रहे थे और तभी हकीकत की दुनिया में शाओशुआई अचानक होश में आ जाता है। वह दौड़कर शाओमेई को एड्रेनालिन इंजेक्शन लगा देता है। एक झटके में शाओमेई सपने से बाहर निकलती है और फ्रेडी भी उसके साथ हकीकत में आ गिरता है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। शाओशुआई पूरी ताकत से फ्रेडी पर हमला करता है, लेकिन फ्रेडी उसे आसानी से उठाकर दीवार पर दे मारता है। लगता था कि अब शाओशुआई मरने ही वाला है, लेकिन तभी
शाओमेई रसोई से उठाती है एक तेज धार वाली बड़ी किचन नाइफ और पूरे दम के साथ वह फ्रेडी का दाहिना हाथ काट देती है। फ्रेडी जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और आखिरकार उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है।